अब कर्नाटक में मतदान का दिन आ गया। मतदान का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आपने चुनावी घमासान को देखा तो अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बात कर्नाटक तक सीमित नहीं है। राहुल गांधी, प्रियंका, सोनिया, मल्लिकार्जुन खड़गे सब लग गए तो इधर प्रधानमंत्री मोदी स्वयं, अमित शाह और जेपी नड्डा लगातार प्रयासरत रहे कि कर्नाटक की जनता के बीच में राष्ट्रीय स्तर के चेहरों का दबदबा रहे। दोनों तरफ से दबदबा देखने को मिला। स्थानीय चेहरों का अपना दांव था, लेकिन इसके बावजूद ऐसा लगता है कि ये चुनाव सिर्फ कर्नाटक के चुनाव तक सीमित न रहते हुए 2024 की तस्वीर को भी दिखा रहा है और इसके नतीजे जो हैं उस लिहाज से भी देखे जाएंगे। बड़ा मंगलवार क्यों? बड़ा मंगलवार इसलिए कि परम पूज्य हनुमान जी को लेकर जमकर सियासत देखने को मिली है कर्नाटक में, और ये सियासत इतनी गरमाई कि मुस्लिम आरक्षण से शुरू हुआ एक मुद्दा बजरंग बली तक आ गया। बजरंग दल का हालांकि मुद्दा कांग्रेस ने उठाया था, कांग्रेस को भी बैकफुट पर आना पड़ा। आज जब चुनाव प्रचार थम गया तब भी हनुमान चालीसा की ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो ये तस्वीरें वो तस्वीरें हैं जिसमें बसवराज बोम्मई, प्रहलाद जोशी, बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता जो हैं हनुमान चालीसा का पाठ करते दिखाई दिए। इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मंगलवार है, हनुमान चालीसा का पाठ जगह जगह होता है, लेकिन बड़ी तादाद में एक पंडाल में इकट्ठा होकर जब इस तरह की हनुमान चालीसा का आयोजन किया गया तो चुनाव आयोग ने आपत्ति जताई। चुनाव आयोग के अधिकारी और विश्व हिंदू परिषद या फिर जो भी आयोजक थे हनुमान चालीसा के पाठ के, उनके बीच में एक टकराव की स्थिति बनी। चुनाव आयोग ने कहा धारा 144 लागू है, कल मतदान है, आप इस तरह का आयोजन नहीं कर सकते हैं। बहरहाल थम गया था प्रचार, लेकिन बड़े मंगलवार पर फिर भी प्रचार देखने को मिला है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और एक जगह पर नहीं है। फिर केरला स्टोरी को लेकर आपने देखा जिस तरह एक दो दिन से बड़ा हाइप बना हुआ है, क्या इसके भी राजनीतिक समीकरण है? प्रियंका भी जब चुनाव प्रचार खत्म हो गया तो तेलंगाना में जाकर अपना भाषण देती हैं, कई बातें तेलंगाना, हालांकि वो तेलंगाना के बारे में बात करी, कर्नाटक के विषय में तो बात नहीं कर रही हैं, लेकिन प्रियंका है तो प्रियंका को सुना तो कर्नाटक में भी जा रहा है। और ये कई बार बहस का मुद्दा बना रहा है कि नेता एक जगह के बजाय दूसरी जगह जाकर अपनी बात कह देते हैं। इस पर बातचीत करने के लिए स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार सुमित अवस्थी जी मेरे साथ मौजूद हैं। सुमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अमर उजाला.com के संपादक जयदीप कर्णिक जी भी मेरे साथ बने रहेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं बड़ा मंगलवार की, और मैं चाहूँगा कि आप भी इसमें हिस्सेदारी दें, अपने कमेंट ज़रूर लिखें। आपको लगता है कि ये चुनाव प्रचार थमना और उसके बाद जो स्ट्रैटेजी बनाई जाती है, ख़ासतौर पर आखिरी दिन जिस दिन मतदान होना उसके एक दिन पहले या एक शाम पहले जो कुछ किया जाता है, उसका असर जनता के जहन पर पड़ता है, दिमाग पर पड़ता है? सुमित जी, यही पहला सवाल आपसे। आज बड़े प्रयास किए गए और बहुत तरीके निकाल लिए जाते हैं प्रचार करने के, उसमें से हनुमान चालीसा, ये तो ऐसा लगता है तश्तरी में सजाकर दे दिया गया एक मुद्दा था और बड़ी विन विन सिचुएशन है बीजेपी के लिए, क्योंकि वो तो चाहते ही थे कि ये मुद्दा आए और हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, साहब क्या आपत्ति है, लेकिन इससे बड़ा पॉलिटिकल मैसेज भी जा रहा है। बीता एक हफ्ता, आपका एनालिसिस बिल्कुल ठीक है प्रवीण। बीता एक हफ्ता जब से कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो आया और उसने कहा कि वो पीएफआई के साथ बजरंग दल को भी बैन करेगी, उसके बाद से लेके आज तक, अब कल तो पोलिंग होने वाली है, लगातार बजरंग बली ही छाए हुए हैं। बजरंग दल बहुत पीछे छूट गया है, बजरंग बली ही छाए हुए हैं। और यहाँ तक कि कांग्रेस के अपने नेता, चाहे वीरप्पा मोइली हो, चाहे डीके शिव कुमार हो, उन्होंने जिस तरह के बयान दिए अपने मैनिफेस्टो को लेकर, उससे लगा कि कांग्रेस पार्टी अपने एक कदम आगे बढ़ने के साथ साथ 4 कदम पीछे भी हट रही है और उसको वो बैक ट्रैक कर रही है अपने वादे से। यहाँ पे कांग्रेस पार्टी ने गलती कर दी। अगर कांग्रेस पार्टी अपने वादे पे फर्म रहती और बार बार बजरंग दल की न्यूएंसेस जो भी उसने किए हैं, जो भी शोर शराबा हंगामा करता है, उसके एग्जाम्पल्स कोट करती और कहती है ऐसे लोगों पर हम कार्रवाई करेंगे और इस तरह के लोग बजरंग बली के भक्त नहीं हो सकते, भगवान हनुमान जी के भक्त नहीं हो सकते, तो शायद वो अपना मैसेज कन्वे करवा पाते। लेकिन वीरप्पा मोइली का ये कहना कि राज्य सरकार तो लगा ही नहीं सकती है बैन, वो कैसे बैन लगाएगी, या फिर डीके शिव कुमार का ये कहना कि हम हर जिले में हनुमान मंदिर बनवाएंगे, ये दिखा रहा है कि कांग्रेस पार्टी बैकफुट पर आ गई है। लेकिन इसके बावजूद भी प्रवीण, ये कह देना कि बीते एक हफ्ते ने कर्नाटक की जनता का मूड बदल दिया होगा, बीजेपी के पक्ष में माहौल बना दिया होगा, मुझे डाउट है। और मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि जो मैं लोकल अखबार देख रहा हूँ, लोकल चैनल्स की खबरें जो हमको मिल रही हैं, वहाँ पर यह मुद्दा नहीं है। ये राष्ट्रीय टीवी पर मुद्दा बना हुआ है, लोकल राष्ट्रीय टीवी पर ज़्यादा बना हुआ, ऐसा कहना चाहता हूँ, लोकल चैनल्स पे इतना तवज्जो नहीं दी गई है। तो क्या जो वहाँ की जनता है, जो कन्नड़ भाषा जानती है, क्या वो हिंदी के चैनल से अंग्रेज़ी के चैनल देख के अपना मूड बनाएगी? क्या वो अपने मूड में परिवर्तन लाएगी? क्या वो उस तरफ जाएगी?
ये कहना मुझे लगता है अभी जल्दबाजी होगी। चैनल्स क्या ये मुद्दा बनाते आपको दिखाई दिए? क्योंकि आपने जो बात बोली वो बड़ी अहम है। आपको लग रहा है कि एक हाइप बनाया गया है ये मुद्दा उतना बड़ा था नहीं? ये बात बिल्कुल सही है जो आपने कही। बजरंग दल तो लोग भूल गए, लोगों को लग रहा है बजरंग बली ही कोई मुद्दा है, कांग्रेस विरोध कर रही बजरंग बली का और बीजेपी जो है वो बजरंग बली के साथ। ये नैरेटिव सेट करने में बीजेपी की महारत हासिल है। बीजेपी के प्रधानमंत्री से लेकर बीजेपी के पन्ना प्रमुख तक के लोग जिस तरीके से बजरंग बली को इक्वेट कर दिया बजरंग दल के साथ, उसको देख के तो वाकई में लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में बजरंग दल ना लिखे बजरंग बली को बैन करने की बात कर दी है। इस हद तक उन्होंने उसको इनकैश करने की कोशिश की है। और इतना ही नहीं, सोनिया गांधी ने जो बात कही सोवरेनिटी वाली, संप्रभुता वाली, उसको लेकर चुनाव आयोग चले गए। अगर उस बाइट को अभी सुने आप तो कर्नाटक की संप्रभुता की बात नहीं कर रही है, कर्नाटक के लोगों की संप्रभुता की बात कर रही है वो, मुझे ऐसा लगता है। तो वो लेकिन जिस तरीके से नैरेटिव बन जाता है, चीज़ों को बढ़ा दिया जाता है, और बीजेपी के पास जो इलेक्शन मशीनरी है उसका कोई सानी नहीं है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं संघ परिवार के जो नीचे तबके में काम कर रहे होते हैं, जो आपको पता ही नहीं होता है, जो चीज़ों को कानों कान तक लेके जाते हैं, और वो इस मशीनरी ने बड़ा मदद की है। लेकिन फिर मैं वही कहता हूँ कि क्या इसकी वजह से वोटिंग का जो हमने सर्वे देखे थे 10 दिन पहले वाले ओपिनियन पोल्स क्या बदल जाएंगे? मुझे इस पर अभी भी डाउट है। जयदीप जी, दो महत्वपूर्ण बातें सामने आती हैं। एक तो एक नैरेटिव जो बीजेपी पहले दिन से, जिस दिन मुस्लिम आरक्षण वाला मुद्दा उठा था, गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात को उठाया था, तभी से स्पष्ट हो गया था कि, या हम बात करते भी रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की तर्ज पर क्या कर्नाटक का चुनाव होगा। बहुसंख्यक जो है 85% से ज़्यादा जो है वो हिंदू वोटर्स हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि इस नैरेटिव को सेट करने में बीजेपी कामयाब रही है? और आज जो बड़ा मंगलवार देखा गया, प्रचार थम गया लेकिन फिर भी हो रहा है प्रचार एक अलग तरीके से, उसका इम्पैक्ट पड़ता दिखाई देगा। और इसमें केरला स्टोरी का भी एक तड़का है, वो भी नहीं भूलना चाहिए। उसके ऊपर भी राष्ट्रीय टेलीविजन पे, अब जैसा सुमित जी ने कहा, स्थानीय अखबारों ने इसको कितनी तवज्जो दी होगी या केरल की आज कितनी कर्नाटक तक गई होगी, कहना मुश्किल है। लेकिन फिर भी आपको लगता है एक बड़ा नैरेटिव सेट किया गया है पोलराइजेशन के लिहाज से? बिल्कुल ठीक बात कही प्रवीण आपने कि नैरेटिव ही चुनाव का आजकल रुख तय करते हैं। अब ये जो बजरंग बली वाला बजरंग बाण है, ये निशाने पे लगेगा कि नहीं भाजपा का, ये तो हमको अब 13 तारीख को ही पता लगेगा। कल तो अभी मतदान है और आप और हम मिलकर अमर उजाला पर बैठकर ये देखेंगे कितना वोटिंग हुआ, कितना प्रतिशत है, पिछली बार के मुकाबले ज़्यादा हुआ, कम हुआ। इसमें रूरल अर्बन का भी डिवाइड कर्नाटक में बहुत तगड़ा है। रूरल वोटिंग का परसेंटेज चुनाव के रुख को तय करने में बड़ी भूमिका निभाएगा। लेकिन सुमित जो अभी बात कह रहे थे वो बहुत महत्वपूर्ण है प्रवीण। भाजपा ने इसको मुद्दा बनाने की कोशिश की और बना लिया, लेकिन वो मुद्दा कहाँ बना है? क्या केवल इस तरह से जो हम डिबेट कर रहे हैं उसमें और टेलीविज़न चैनलों में मुद्दा है, लेकिन आम वोटर के मन में ये मुद्दा नहीं है? क्योंकि कर्नाटक की तासीर उत्तर प्रदेश की तासीर से बिल्कुल अलग है। लेकिन चुनाव प्रचार खत्म होने के ठीक बाद में बीच में जो मंगलवार पड़ा, बुधवार को वोटिंग है, उस मंगलवार का भरपूर उपयोग अपने बजरंग बली वाले नैरेटिव को सेट करने में भाजपा और सहयोगी दलों ने अच्छे से उपयोग किया है उसका। और सुबह से हम देख रहे हैं कि हनुमान चालीसा के पाठ जगह जगह होते रहे और भाजपा के सारे तमाम नेता इस बजरंगबली पाठ में व्यस्त रहे और बिल्कुल एजेंडा है, दिखाई भी दे रहा है। दूसरी ओर आपने ठीक कहा कि केरला स्टोरी को भी बहुत तेज़ी से प्रचारित किया गया। मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री खुद अपने सहयोगियों के साथ केरल स्टोरी देखते हैं। भाजपा के हर छोटे बड़े नेता के मुंह से उसको लेकर बयानबाजी आती है। उसी बीच ममता बनर्जी उसको बंगाल में बैन करती हैं तो उसको भी बड़ा मुद्दा बना दिया जाता है। मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चला गया है और ये सब भाजपा की जो ध्रुवीकरण की राजनीति है उसको सुहाता है। लेकिन क्या ये ध्रुवीकरण जिस तरीके से उत्तर भारत के राज्यों में हो जाता है उतनी आसानी से कर्नाटक में भी हो जाएगा, ये ज़्यादा बड़ा सवाल है। और ये जो बात सुमित जिस तरफ की इशारा कर रहे थे, वहाँ की राजनीति सीधे सीधे इस तरीके से बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक वाले विभाजन के जरिए नहीं चलती। और इसीलिए कल जो वोटिंग होगी और उसके बाद जो आकलन आएंगे उसके आधार पर ही हम ये कह पाएंगे कि ये कितना कारगर साबित रहा इनका पत्ता। लेकिन हाँ, चुनाव प्रचार थम जाने के बाद भी प्रचार में बने रहना और अपनी बात कहना, इसके नए नए तरीके राजनीतिक दल ढूंढ ही लेते हैं। ये भी बता दूं क्योंकि कई दर्शकों के जहन में आ रहा होगा कि क्या बीजेपी की तरफ से ही प्रचार किया जा रहा है, तो हालांकि प्रचार नहीं लेकिन एक और तरीका देखिए। डीके शिव कुमार हैं, वो आज सुबह से हनुमान मंदिर जा रहे हैं, आंजनेय मंदिर गए हैं, वो मंदिर में मत्था टेक रहे हैं और इसमें कोई बुराई नहीं। देखिए मंगलवार है, हनुमान जी के भक्त सभी हैं और हनुमान जी की पूजा उपासना कर रहे हैं। लेकिन आज बड़ा मंगलवार क्यों हो गया? क्योंकि
अगले दिन बुधवार को, जैसा जयदीप जी ने बताया, वोटिंग होनी है और वोटिंग किस्मत तय करने वाली है। यहाँ पर कांग्रेस को बहुत उम्मीदें हैं, लेकिन अंतिम समय पर जिस तरीके से बजरंग दल को बैन करने का मुद्दा, फिर उसका बजरंग बली के नैरेटिव पर चले जाना, रामलला को जिन्होंने ताले में बंद किया वो बजरंग बली को बंद करने जा रहे हैं, ये सारा मुद्दा गरमाते गरमा 4-6 दिन में आपने देखा मामला कहाँ का कहाँ पहुँच गया। अलबत्ता बैकफुट पर आना पड़ा कांग्रेस को। कांग्रेस ने कहा 80 हनुमान मंदिर बनवाएंगे, मैं सबसे बड़ा हनुमान भक्त, जय बजरंग बली, तोड़ भ्रष्टाचार की नली, मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं। तो अभी तक बजरंग बली जो है वो उनकी याद कांग्रेसियों को भी उतनी नहीं आई थी जितनी इस घोषणा पत्र के बाद, बीजेपी के पलटवार के बाद आई है। तो कुल मिलाकर दोनों ही तरफ से बजरंग बली जो है बहुत महत्वपूर्ण हो गए। आपने लेकिन सुमित जी कहा कि बजरंग बली का मुद्दा आपको लोकल अखबारों में या उतना छाया हुआ नहीं दिखाई देता। बीजेपी का ये कॉन्फिडेंस क्या दिखाई देता है, या फिर कोई चारा ही नहीं है? क्योंकि बाकी सारे मुद्दे जो हैं, सीमा विवाद, अमूल नंदिनी, ये सब उल्टे पड़ते, पे सीएम, कमीशन, ये सब उल्टे पड़ते दिखाई दे रहे थे। तो ये एक बहुत सेफ मुद्दा है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने। बीजेपी को लगा सबसे सेफ, और ऐसी बात उनको मिल गई जिस पिच पर खेलने में बीजेपी माहिर है। उनको अपने पसंद की बॉल, अपने पसंद की पिच, अपने पसंद का मैदान मिल गया और बीजेपी ने हर बॉल पर छक्के मारने शुरू कर दिए। लेकिन मेरा ये कहना है कि बीजेपी की ये खासियत है, वो हारते नहीं हैं, वो आखिरी बॉल तक मैच को ले जाते हैं। और जहां अंतर भी हो कि आप 10 विकेट से हारने वाले हैं, लेकिन वो ऐसे लड़ेंगे आखिरी बॉल पे आके कि आखिरी ये बीजेपी की जो किलिंग स्पिरिट है ना, इसका कोई सानी नहीं है और ये उनके अंदर इम्बाइब है। ये किसी भी चुनाव को लेके किसी भी जगह पर ऐसे ही वो लड़ते हैं। लेकिन ये चुनाव बीजेपी कांग्रेस लड़ रहे हैं, पर जीत का जो मैच जीतेगा वो वोटर तय करेगा। बीजेपी कितनी भी स्ट्रेटेजी बना ले, एट द एंड ऑफ द डे वोटर किसके पक्ष में वोट डाल रहा है, हमको वो प्रवीण नहीं भूलना चाहिए। 3-4 बातें मैं अपनी बात को मैं वजन डालने के लिए कहना चाहूँगा। पहली बात, वहाँ पर अहिंदा जो वोटर्स है, AHIND, हमको नहीं भूलना चाहिए, जो कांग्रेस का अपना कोर वोट बैंक है, वो आज भी कांग्रेस के साथ है। सिद्धारमैया DK शिव कुमार की जो जोड़ी है उसके पीछे खड़ा हुआ है। अल्पसंख्यक, दलित और SC ST OBC, ये पूरा का पूरा जो अहिंदा वोट बैंक है, जिसको बनाए सिद्धारमैया के रिजीम में गया था, वो कांग्रेस के पीछे खड़ा होता है। लिंगायत और वोकालिंगा की लड़ाई है, हम वो जानते हैं। लिंगायत बीजेपी के साथ है तो वोकालिंगा बीजेपी के साथ नहीं जाएगा। लिंगायत की सीमा है कि 14-15% है, तो वो 14-15% मान लो अगर 100% भी वोट कर दे तो भी बीजेपी को इतनी सीटें नहीं मिलती है केवल लिंगायत के भरोसे कि वो सरकार बना ले। पिछली बार बीजेपी ने 104 सीटें जब जीती थी तो वो उसका बेस्ट परफॉर्मेंस है। वो आज तक मिडवे मार्क को क्रॉस नहीं कर पाए। 112-113 नंबर 224 की विधानसभा में बीजेपी ने आज तक नहीं लिया है। लोकसभा में भले बड़ा अच्छा किया, लेकिन विधानसभा की तस्वीर बिल्कुल अलग होती है। और तीसरी और इम्पॉर्टेंट बात हमको नहीं भूलना चाहिए कि कर्नाटक एक ऐसा राज्य है प्रवीण, जहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में अर्बन लिटरेट्स रहते हैं और यंगस्टर्स रहते हैं, जो मिलेनियल्स हैं, जो पहली बार या फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम के वोटर्स हैं। उनको क्या चाहिए? उनको नौकरी चाहिए, उनको करप्शन नहीं चाहिए, उनको साफ़ सुथरा शहर चाहिए, उनको हाइजीन चाहिए। अगर आप बेंगलोर जैसे शहर को जाकर देखेंगे ना, मैं बीते 6 महीनों में बाई चांस पर्सनल वजह से 2 बार बेंगलोर जाना पड़ा। कियोस है शहर में पूरी तरीके से आप कह सकते हो कि जो मेट्रो का काम चल रहा है, जगह जगह खुदा पड़ा है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, मतलब आपका मन नहीं करता सड़क पर निकलने का, खासकर ऑफिस आवर्स में। इसीलिए बेंगलोर शहर में 32 सीटें हैं और उस 32 के आसपास विधानसभा सीटों में बीजेपी का जो गढ़ रहा है, जो लोकसभा में बीजेपी ने उस इलाके की सीटें जीती हैं, उस पर दोबारा जीत पाना इस वक्त में मुझे बहुत मुश्किल दिखाई देता है। बीजेपी के लिए, बीजेपी के मुख्यमंत्री के लिए बुम्मई साहब का जो सर्वे आया CSDS का, जिस पर सिद्धारमैया को सबसे पॉपुलर दिखाया और करीब 20-22% का अंतर है। मतलब पहली बार ऐसा हुआ कि विपक्ष का नेता बगैर नाम याद दिलाए लोगों के मस्तिष्क में पहले नाम आ रहा है और जो सिटिंग CM है उसका नाम नहीं आ रहा है। तो ये बीजेपी के अंदर और बीजेपी के लिए जो एंटी इनकम्बेंसी है वो कूट कर लोगों में भरी हुई है। बीजेपी खुद भी समझ गई थी, इसलिए बसवराज बोम्मई को कहीं आगे किया ही नहीं गया, ना कहीं वो प्रचार में दिखाई देते हैं, ना कोई उनका नाम तो प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर लड़ रहे हैं और ले देके फिर येदियुरप्पा के चेहरे को सामने ले आए थे। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप। और इसीलिए बसवराज बोम्मई को ये, अगर मान लीजिए मैं अपनी बात को डिफर करूं और ये कहूं कि बीजेपी चुनाव जीत जाती है, तो ये अभी बोम्मई साहब भी नहीं कह सकते कि वही PM होंगे, वही CM होंगे। हो सकता है कि CM बीजेपी बदल दे, ये बहुत बड़ी बात है वहां पे। एक जयदीप जी बहुत महत्वपूर्ण बात है जो अभी सुमित जी ने कही है कि फाइटिंग स्पिरिट या फिर जो चुनाव का मैनेजमेंट है वो उसमें बीजेपी बहुत माहिर है।
जो हमने शुरुआत में देखा, जितनी ओपिनियंस आ रही थी, आप किसी राजनीतिक विश्लेषक से बात कर लीजिए, कोई कह रहा था 50 से 70 सीटों से ज़्यादा बीजेपी। आपको लगता है आखिरी दिनों में बीजेपी ने एक एज लिया और इस मुद्दे ने एक तरीके से ऑक्सीजन देने का काम किया बीजेपी को? बहुत अच्छी बात पूछी आपने प्रवीण। देखिए, सबसे मजे की बात क्या है, भाजपा की सरकार अभी है वहां पे, भाजपा के ही मुख्यमंत्री बैठे हैं, लेकिन पूरा चुनाव काय पे आ गया? बजरंगबली पे। आपने क्या डेवलपमेंट किया? आप किन योजनाओं की वजह से वापस वोट मांगने जा रहे हैं? आपने अपने 3-3.5 साल के शासन में, क्योंकि शुरुआत में तो त्रिशंकु का बनी, 6-7 दिन ही इनकी सरकार चली, फिर जेडीएस के समर्थन से कांग्रेस की आई और फिर 1.5-2 साल बाद इन्होंने फिर गिरा दी। आपने 3 साल में ऐसा क्या किया है? ऐसा कुछ नहीं किया जिसके नाम पे आप वोट मांगने जा सकते हैं। लेकिन जिस किलर स्पिरिट की बात कर रहे हैं सुमित, ये उनको भी कहीं ना कहीं पता था कि उन मुद्दों पर शायद इस चुनाव में उतनी फतेह हासिल नहीं होगी, और मुद्दों की तलाश में भटक रही भाजपा को कहीं ना कहीं से ये बजरंग दल वाली बात जो घोषणा पत्र में आ गई कांग्रेस के, वो संजीवनी के रूप में मिल गई है। भाजपा के लिए दक्षिण का द्वार है कर्नाटक, और दक्षिण में अपने पैर पसारने को बेताब भाजपा के लिए कर्नाटक के किले को बचाए रखना बहुत बड़ी चुनौती है। और जो आपने कहा कि वो हमेशा चुनावी मूड में होते हैं, तो आप देखिए कि हैदराबाद के निकाय चुनाव किसी ने कभी सोचा ही नहीं था वहाँ कितनी सीटें होती है, कौन लड़ता है कौन नहीं लड़ता है, उसको इतना महत्वपूर्ण बना दिया गया था। बंगाल में जब लड़े तो पूरी जी जान लगा के लड़े। तो ये पार्टी के रूप में, कैडर के रूप में उनकी खासियत हो सकती है, लेकिन यहाँ पर यही मैं आगाह भी करना चाहूँगा कि शायद भाजपा को इससे आगे बढ़ने की भी ज़रूरत है। हर बार ऐसा कोई मुद्दा जो हवा बन जाए, लहर बन जाए और आपको जीता ले जाए, संभव नहीं होगा। मेरा तो सवाल यह है कि भाजपा विकास के मुद्दों पर अपने खुद के राज्य में जहां आपका मुख्यमंत्री, वहां चुनाव क्यों नहीं लड़ पा रही? ये एक बहुत महत्वपूर्ण, हाँ आप कुछ कहना चाहते हैं? बीजेपी की किलिंग स्पिरिट को लेकर हम सब एक राय रखते हैं। जयदीप भी वही बात कह रहे हैं और आप भी इस बात को मान रहे हैं। मेरे ख्याल से अधिकतर लोग इस बात को मानेंगे कि बीजेपी तन मन धन से चुनाव लड़ती है और जी जान से लड़ती है। लेकिन एक चीज़ मैंने कांग्रेस के अप्रोच में जो अंतर आया है बीते 1-1.5 साल में, उस पर मैं हाईलाइट करना चाहूँगा। कांग्रेस की इस नई लीडरशिप में जो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की लीडरशिप है, इसने धीरे धीरे करके अब बहुत सी बातें बीजेपी के लोगों से सीखनी शुरू कर दी हैं। जैसे उदाहरण के लिए कर्नाटक का चुनाव जब शबाब पे है, आपको मैं याद दिलाऊं, जब राहुल गांधी निकले थे अपनी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर सितंबर के महीने में, और वो अपनी शुरू में केरल के बाद कर्नाटक में जिन्होंने एंट्री की, तब से माहौल बन गया था। कर्नाटक का चुनाव है सितंबर के महीने में, ये कांग्रेस के नेताओं को पता था, और कांग्रेस ने तब से उस वक्त जो तैयारी दिखाई, राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा में जिस तरह की भीड़ इकट्ठी होना, बड़े बड़े चैनल्स, बड़े बड़े एंकर्स राहुल गांधी की यात्रा को कवर नहीं कर रहे थे टीवी चैनल्स पर सोशल मीडिया पर राहुल गांधी की यात्रा छाई हुई थी, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर छाई हुई थी। उसकी वजह थी कि कांग्रेस को अपनी सोशल मीडिया टीम को उन्होंने इतना एम्पावर कर दिया था। अपनी टीवी, उन्होंने एक नई टीम बनाई है, INC टीवी उनका ट्विटर हैंडल भी है, उनको जिनका टीवी का प्रोडक्शन करता है। वो टीम इतनी एक्टिव हो गई थी कि उनको समझ में आ गया कि सोशल मीडिया के जरिए लोगों के मन मस्तिष्क पर छाया जा सकता है, तस्वीरों के जरिए, पिक्चर्स के जरिए, वीडियोज़ के जरिए। और उसी वक्त से, सितंबर के महीने से मैं कहना चाहूँगा कि कांग्रेस ने कर्नाटक में लीड लेनी शुरू कर दी थी। और ये पूरा चुनाव, आखिर का 1 हफ्ता छोड़ दें, बजरंगबली एपिसोड को छोड़ दें, ये पूरा का पूरा चुनाव कांग्रेस ने अपनी पिच पर लड़ा है। कांग्रेस के पीछे पीछे बीजेपी लड़ी है, कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा है, कांग्रेस ने मुद्दे उठाए हैं, बीजेपी को सफाई देनी पड़ी है। अमूमन ऐसा नहीं होता है। कांग्रेस की ये लीडरशिप मात खाती है अपनी पिच पर लोगों को लाने के लिए, बीजेपी से मुकाबला करने के लिए। कांग्रेस इस बार, चाहे पे सीएम का मामला हो, आप याद करिए, चाहे वोट बैंक की बात कर रहे हो, कांग्रेस ने जातिगत जनगणना का समर्थन कर दिया, जो कांग्रेस का धुर विरोधी विचारधारा की जनगणना है। कांग्रेस ने कभी भी जातिगत जनगणना का अपने पूरे 75 साल के करियर में, भारत के इतिहास में कभी समर्थन नहीं किया, उल्टा विरोध किया। लेकिन पहली बार कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने मन से कहा, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इस नारे को दोहराया। कांग्रेस पार्टी हिमाचल की जीत के बाद अपबीट है। उनको लगता है कि जहां पर
तीसरा पार्टी मजबूत नहीं है जिस राज्य में, वहां बीजेपी को चुनौती दे सकते हैं और हरा सकते हैं। हिमाचल के चुनाव में कांग्रेस को दिखाया था। हालांकि यहां पर जेडीएस है, पर जेडीएस एक पूरे राज्यव्यापी पार्टी नहीं है, वो 4, 5, 6 डिस्ट्रिक्ट तक ही सीमित है। और ऐसे में कांग्रेस को लगा कि बीजेपी को सीधी टक्कर देके घेरा जा सकता है, और कांग्रेस घेरने में कामयाब रही। पे सीएम का मामला देख लीजिए, बम्बई साहब पर करप्शन होने के चार्जेस, ऐसे बहुत से मामले हैं। उन्होंने भत्ते का अनाउंसमेंट किया, लड़कियों के लिए भत्ता, बेरोजगारों के लिए भत्ता, ये तमाम चीज़ें ऐसी थी कि बीजेपी के नेताओं को कहना पड़ा कि कांग्रेस फ्री बीज देकर सरकारी खजाने पर बोझ लाद रही है। इस डिबेट में आना पड़ा जो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के सामने हुआ। तो ये ऐसे मुद्दे रहे कि कांग्रेस पार्टी ने इस बार बीजेपी के शासनकाल के रहते घेरने की कोशिश की। आखिरी एक हफ्ते में चीजें बदलने की कोशिश बीजेपी ने की है। ये तो कल ही पता लगेगा कि क्या होने वाला है। बदल पाई नहीं बदल पाई, नैरेटिव कितना काम आएगा, ये सारी चीजें कल स्पष्ट हो पाएंगी। लेकिन जयदीप जी, ओवरऑल अगर अब मैं आपसे ये पूछूं कि रैलियां आप लगातार देखते रहे, आपने इस पर अपनी एनालिसिस भी रखी है कई बार, मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा ये बताएं कि आपकी एनालिसिस क्या कहती है। हमने कुछ आंकड़े भी रखे हैं कि रैलियों के लिहाज से देखा जाए तो प्रियंका जो है वो अव्वल रही, बहुत ज़्यादा रैलियां उनकी हुई हैं। और सुमित जी का जो शो है खबरों के खिलाड़ी, उसमें मैंने भी अपनी बात रखी थी कि प्रियंका का चेहरा जो है वो महिलाओं को लुभाने के लिए, महिला नेत्री के तौर पर बड़ा, क्योंकि कोई और महिला चेहरा बड़ा दिखाई नहीं देता कर्नाटक की सियासत में, तो प्रियंका को इसलिए भी बहुत प्रमोट किया गया है। और राहुल की भी अपनी रैलियां, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने तो धुआंधार रैलियां कर दी। उन्होंने लोकसभा चुनाव से कमतर नहीं लड़ा है इस चुनाव को। फिर भी ओवरऑल आपकी एनालिसिस क्या कहती है, रैलियों के लिहाज से, प्रचार के लिहाज से कौन किस पर कितना भारी? सुमित जी, मैं जयदीप जी के पास दोबारा जाऊंगा, उनकी आवाज़ हम सुन नहीं पा रहे हैं, लेकिन मैं आपसे यही प्रश्न पूछना चाहूंगा, आपकी एनालिसिस क्या कहती है, कौन किस पर कितना भारी दिखाई देता है? आपको क्या लगता है प्रचार के लिहाज से कौन थोड़ा सा 21 पड़ रहा है? देखिए, कांटे की टक्कर थी प्रवीण। किसी एक को कह देना कि वो आगे था, मुझे लगता है कि ये मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी के पास बैटरी ऑफ प्रचारक से इतने सारे उनके पास लोग हैं। 3 तो बड़े नेता ही हो गए, अध्यक्ष, होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर, स्टार्स जो हैं उनके पास बहुत है। कांग्रेस के पास सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सीमित हो जाता है। हालांकि लोकल में उन्होंने शिवराज कुमार को साथ में जोड़ लिया, जगदीश शेट्टार का आना, ये और डीके शिव कुमार का अपना वोकालिंगा में अपनी पकड़ होना, तो मुझे लगता है कि लोकल स्तर पर उन्होंने कुछ चेहरों को जुगाड़ने में, ये जो बात मैं पिछले सवाल के जवाब में कर रहा था ना, कांग्रेस ने माहौल बनाया, तो उसी का फायदा ये हुआ कि बीजेपी के बड़े बड़े नेता या कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के लोग जो हैं वो कांग्रेस की तरफ आए रादर देन बीजेपी की तरफ जाने के। वरना अमूमन ऐसा होता है कि बीजेपी की तरफ इस तरह के लोग आते हैं, चाहे वो बड़े बड़े फिल्म स्टार हो, चाहे कांग्रेस छोड़कर नेता जाने की बात हो। तो उस तरीके से देखा जाए तो कांग्रेस का माहौल बना हुआ था, कांग्रेस के पक्ष में हवा चल रही थी और जोरदार चल रही थी। एक बार तो बीच में ऐसा लगा, आज से करीब 15 दिन पहले की बात है प्रवीण, मुझे लगा कि सबने घोषणा कर दी, भविष्यवाणियां हो गई कि कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस 135 140 सीटें ना जीत जाए 224 की विधानसभा में। लेकिन अब पता नहीं, जेडीएस ने बहुत ही, हमको नहीं भूलना चाहिए, साइलेंट प्लेयर रहा। हाँ, हम जेडीएस के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, देवेगौड़ा की पार्टी की क्या स्थिति है उस पर नजर रखनी बहुत जरूरी है। उनके पास अपना हिस्से का 15-16% का वोट बैंक है, और वो 15-16 वोट परसेंट में जितनी सेंध लगा पाएगी बीजेपी और कांग्रेस, उतना ही चुनाव एक तरफा हो पाएगा। नहीं तो त्रिशंकु विधानसभा होगी पिछली बार की तरह। और जैसा कि पिछली बार अपने शो में अशोक वानखेड़े ने कहा कि इस बार जेडीएस त्रिशंकु विधानसभा होने पर बीजेपी के साथ जाना चाहेगी रादर देन कांग्रेस के साथ जाने के। तो जयदीप जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। जयदीप जी, मैं जो आपसे प्रश्न कर रहा था यही प्रश्न दोबारा रखता हूं, आपकी एनालिसिस क्या कहती है, कौन किस पर 21 दिखाई देता है प्रचार के लिहाज से? प्रचार के लिहाज से मैं जैसा कह रहा था कि शुरुआत में हवा पूरी कांग्रेस की थी, कांग्रेस की स्थिति जमीनी स्तर पर सब मजबूत बता रहे थे, लेकिन कांग्रेस प्रचार में उतनी मजबूती से नहीं उतरी थी। लेकिन कांग्रेस ने, अगर हम वापिस रिविजिट करें, प्रचार जमीनी स्तर पर उतना अच्छे से नहीं किया, लेकिन जब चुनाव की तारीखें आ रही थी तब तक भी 125 सीटों पर उम्मीदवार वो 224 में से अपने तय कर चुके थे। तो ये एक शुरुआती बढ़त कांग्रेस ने हासिल कर ली थी। बहुत कम जगहों पर ऐसा हुआ है कि कांग्रेस ने इस तरह की पूर्व तैयारी दिखाई है। जैसा कि हम पूरा शुरुआत में भी बात करते रहे हैं, जो भारत जोड़ो यात्रा थी उसको सबसे ज़्यादा दिन कर्नाटक में मिले, राहुल गांधी कर्नाटक में सबसे ज़्यादा वक्त उन्होंने बिताया।
चुनाव की तारीखें घोषित होने के दिन से पहले 125 सीटों पर उम्मीदवार अपने तय कर चुकी थी और भाजपा इंतजार करती रही। भाजपा की बाद में जो लिस्ट आई भी उसमें लेकर कई तरह की दिक्कतें रही, विवाद रहा और आखिर में जगदीश शेट्टार तो चले ही गए और भी दूसरे लोग चले गए। इसी उहापोह की स्थिति में भाजपा अपनी लिस्ट को भी जारी करने में उसको देर हुई, अपनी उम्मीदवारों की सूची घोषित करने में। बड़ी बात यह है कि जिस चुनाव को कांग्रेस के लिए पूरी तरह जीता हुआ माना जा रहा था, आप जो प्रचार वाला सवाल पूछ रहे हैं, मैं कहूंगा कि भाजपा ने अपने प्रचार से और आक्रामक रणनीति से कांग्रेस को भी उसी तरीके से प्रचार करने पर मजबूर किया और एक जीता जिताया चुनाव उसमें मैच को फंसा दिया है। और कांग्रेस के लिए जीत अब उतनी आसान दिखाई नहीं दे रही है, कम से कम अभी तो। अभी कल वोटिंग है, 13 तारीख को नतीजे आएंगे, तब तक क्या होगा पता नहीं, लेकिन प्रचार के मामले में तो यही हुआ। आप ये देखिए कि बड़ी बात यह है कि शुरुआत जब हुई थी चुनाव की तो 2 बड़े मुद्दे थे। मुस्लिम आरक्षण था जो 4% वाला हटाया गया था, और उसके बाद तुरंत एक बड़ा अमूल और नंदिनी का विवाद आया। आप देखिए अमूल के बरक्स, अमूल गुजरात से आया, प्रवेश कर रहा है, जबकि एक पूरी कमर्शियल चीज थी उसको चुनावी मुद्दे में। लेकिन आज अमूल नंदिनी के बजाय किस चीज की ज्यादा चर्चा है? बजरंग दल की, केरला स्टोरी की। तो ये नैरेटिव जो गढ़े जाते हैं उनका क्या महत्व है चुनाव में? एक जो स्थानीय व्यापारियों के बीच के रोष का मुद्दा था अमूल और नंदिनी वाला, जिस पर शुरुआत में हमने भी चर्चा की, खबरों के खिलाड़ी के शो में एक उस पर बाकायदा चर्चा हुई है, अखबारों में वो खबर छपती रही, टेलीविजन चैनलों का मुद्दा बनी रही बहस का अमूल नंदिनी विवाद पूरा का पूरा। वो विवाद आखिर तक सस्टेन नहीं किया, तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस की कमजोरी रही है कि इस विवाद को लेकर वो उस तरह की आवाज आखिर तक नहीं बना पाई, लेकिन तुरंत लपक लिया किस मुद्दे को। और सुमित जी बिल्कुल ठीक कह रहे थे, वो ऐसा प्रचारित हो रहा है जैसे मान लो कांग्रेस ने बजरंग बली पर बैन लगाने की बात अपने घोषणा पत्र में कर दी हो। बहुत दिलचस्प तरीका होता है चुनाव लड़ने लड़ाने का राजनीतिज्ञों का। तो जहां तक प्रचार की बात है, आक्रामक प्रचार और नैरेटिव गढ़ने के सारे मार्क्स भाजपा को देने होंगे। वो नैरेटिव वोट में कितना कन्वर्ट होगा ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि बहुत ही गंभीर और सूक्ष्म मुद्दा सुमित जी ने उठाया है कि यह हमारी आपकी बहस का मुद्दा हो सकता है। वोटर के दिमाग पर शायद ये मुद्दे असर ही नहीं कर रहे हैं बजरंग बली वाले, और यह भी हो सकता है कि कुछ लोगों के जहन में अमूल नंदिनी विवाद अभी जिंदा हो, चाहे खबरों में वो जिंदा नहीं है। देखिए, मैं उससे पहले ये जो तस्वीर है ये जरा डिफाइन कर दूं। देखिए, आप सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार हनुमान जी के मंदिर में पूजा अर्चना करते दिखाई दे रहे हैं। तो बिल्कुल जयदीप जी, आपकी इस बात से इत्तेफाक रखता हूं कि ये तस्वीरें, शायद ये दबाव नहीं बनता तो ये तस्वीरें भी नहीं आती। ये तस्वीरें अपने आप में बताती हैं कि कांग्रेस ने भी फिर वो बजरंग बली के मुद्दे का वो दबाव महसूस किया, बजरंग बली की भक्ति का नहीं। ये सभी जानते हैं, पवन खेड़ा हनुमान चालीसा निकालते दिखाई दे रहे हैं कि हनुमान जी हमारी रक्षा करते हैं, आपसे भी हमारी रक्षा यही करते हैं, ये सारी बातें कहते दिखाई दे रहे हैं। तो इस जगह पर वो लेकर आ गए। अब आप अमूल नंदिनी पे एक बात कह रहा था कि अमूल नंदिनी का विवाद उठा के कांग्रेस पार्टी ने आगे बढ़ा के बीजेपी को डिफेंसिव पे ला दिया। बीजेपी को अपने मैनिफेस्टो में कहना पड़ा कि जो गरीब तबके के लोग हैं उनको हम आधा लीटर नंदिनी का दूध फ्री देंगे। ये कांग्रेस की ताकत थी वहां पे। और एक चीज हमको और नहीं भूलना चाहिए प्रवीण, ये बात शायद जयदीप भी इस बात को तस्दीक करेंगे कि इस पूरे चुनाव में, खासकर कर्नाटक राज्य में, कांग्रेस पार्टी आज भी इंदिरा गांधी की पार्टी के तौर पर जानी जाती है। वहां इंदिरा अम्मा आज भी मशहूर हैं। इंदिरा अम्मा के नाम पर इंदिरा अम्मा की बहू सोनिया अम्मा और उसके बाद प्रियंका अम्मा। और प्रियंका गांधी ने कल जिस तरीके से प्रचार खत्म होने के बाद जो तेलंगाना में जाकर रैली की शाम को 5-6 बजे, और उसमें उन्होंने इंदिरा अम्मा वाली बात दोहराई, उनकी वो पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी नरेंद्र मोदी को फॉलो करती हुई थी कि आपने चुनाव प्रचार यहाँ खत्म कर दिया तो मैं कहीं और रैली कर सकता हूँ। तो कल प्रियंका ने वही किया कि चुनाव प्रचार कर्नाटक में खत्म हुआ, वो पड़ोसी राज्य तेलंगाना में चली गई और वहाँ जाके उन्होंने इंदिरा अम्मा की बात की। और वो इंदिरा अम्मा, दक्षिण भारत में इंदिरा गांधी को आज भी ज़्यादातर लोग इंदिरा अम्मा के नाम से ही जानते हैं, क्योंकि वही इंदिरा अम्मा एकमात्र नेता हुआ करती थी उस ज़माने में, 70 के दशक में, 80 के दशक में, उनके किसी नेताओं के सामने। और यहाँ प्रियंका गांधी का कहना, वो बहुत इंटरेस्टिंग बाइट थी कि आप लोग मुझे इंदिरा अम्मा की तरह मानते हैं, मेरी जिम्मेदारी आप बढ़ा देते हैं। यानी वो खुद ही अपने मुंह से कह रही है कि मैं इंदिरा गांधी की तरह दिखती हूँ, अब मैं वो जिम्मेदारी उठाने को तैयार हूँ, आप लोग मेरा साथ दीजिए। आज इस पर एक स्पेशल रिपोर्ट हमने बनाई, आपने बड़ा अच्छा टॉपिक छेड़ा और ये काफ़ी दर्शक पसंद भी कर रहे हैं इसको, कि प्रियंका ने, अभी तक वो इसमें सहज नहीं होती थी जब उनको इंदिरा गांधी से कंपेयर किया जाता था, लेकिन अब कोई बोल नहीं रहा है, आगे रह के वो खुद कह रही हैं कि आप जब मुझे इंदिरा अम्मा कहते हैं तो मुझे जिम्मेदारी का अनुभव होता है, क्योंकि उनकी अपनी ताकत थी। तो अब प्रियंका इस बात, और ये कोई नई बात नहीं है,
प्रियंका गांधी को इंदिरा गांधी की तरह दिखना, उनका तेवर वैसा होना, इस पर बहुत काम किया गया है। इस पर पहले भी हम बहुत रिपोर्ट्स बनाते रहे हैं कि किस तरीके से उनकी हेयर स्टाइल, उनका साड़ी पहनने का अंदाज, और ये 2018-19 से ये सारा प्रयास चलता रहा है। लेकिन प्रियंका एक्टिव पॉलिटिक्स में इस तरीके से नहीं थी। जैसे थोड़ा यूपी में एक्टिव हुई, फिर हिमाचल की कामयाबी ने उनको थोड़ा बूस्ट दिया है, और कर्नाटक में तो बिल्कुल अलग अंदाज दिख रहा है। और देखिए कि कर्नाटक का चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद कोई और बड़ा नेता कहीं नहीं है, लेकिन प्रियंका तेलंगाना में नज़दीक ही रैली करती और इंदिरा अम्मा की बात करती दिखाई दे रही हैं। यानी प्रियंका से आने वाले दिनों में कांग्रेस बड़ी आस लगाए बैठी है, खासतौर पर तब जबकि राहुल गांधी के चुनाव लड़ने पर एक सस्पेंस बरकरार है। उनके चेहरे को लेकर विपक्ष में एक मतभेद दिखाई देता है। कुल मिलाकर प्रियंका गांधी अभी एक बड़ी आस बन सकती हैं कांग्रेस की, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाई कि प्रियंका को लेकर कांग्रेस खास तैयारी कर रही है। उनके चेहरे को ज्यादा पुरजोर तरीके से रखा जाएगा। जयदीप जी, सोनिया अम्मा और अब तो इंदिरा अम्मा नई जो हैं, वो प्रियंका अम्मा दोनों को देखा जा रहा है। आपको लगता है कि सोनिया का आखिरी दिनों में चुनाव प्रचार के लिए सोनिया जी का उतरना और फिर प्रियंका का लगातार धुआंधार रैलियां करना, इसका एक एज कांग्रेस को मिल सकता है? बिल्कुल, जो प्रवीण मैं शुरू में भी कह रहा था कि कांग्रेस ने बाद में जिस तरह की मजबूती अपने प्रचार में दिखाई है, वो शुरू से आखिर तक दिखाई होती तो ये चुनाव पूरी तरह से कांग्रेस का ही था। जो सुमित जी भी कह रहे थे कि कहीं 140-150 सीटें ना कांग्रेस जीत ले, ऐसी बातें हो रही थी एक समय में। लेकिन चूंकि बीजेपी आसानी से हार मानने वाली पार्टी नहीं है और उसकी चूंकि सरकार है, तो एक राज्य अपने झोली से कम नहीं करना चाहेगी वो। और जब हम ये सोनिया गांधी के प्रचार में उतरने की और प्रियंका गांधी की इंदिरा अम्मा वाली बात करते हैं प्रवीण, तो हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि ये वही कर्नाटक है जिसने चिकमंगलुरु के रास्ते इंदिरा गांधी को खुद अपने बुरे दिनों में सहारा दिया था और संजीवनी दी थी वापिस लौटने की। किस तरीके से वो वापस जाकर उपचुनाव चिकमंगलुरु से लड़ी थी अपनी संसद सदस्यता खत्म होने के बाद, इस पर हम लंबी बात कर चुके हैं। और चिकमंगलुरु में ही जो नारा गूंजा था, एक शेरनी 100 लंगूर, चिकमंगलुरु चिकमंगलुरु, उसी के बाद उनके दरवाजे वापस केंद्र की राजनीति में आने के खुले थे। तो दक्षिण के सारे राज्य शुरू से ही कांग्रेस के लिए बहुत मजबूत गढ़ रहे हैं। ये कांग्रेस की कुछ रणनीतियों के चलते ही उसकी मजबूती कमजोर हुई। आगे जाके अगर कांग्रेस इस बात को समझकर फिर से अपना किला मजबूत करने में लगी है, तो ये कांग्रेस के लिए सुखद संकेत हैं। प्रियंका गांधी ने जिस तरीके से प्रचार किया है, वो कांग्रेस को कितने वोट दिला पाएगा ये तो निश्चित ही वक्त बता, लेकिन हाँ, स्थिति मजबूत अगर प्रचार के स्तर पर हम माने तो हुई है। सोनिया गांधी का यूं प्रचार में उतर जाना, जो लंबे समय से सक्रियता से दूर हैं, प्रचार में इस तरीके से दिखाई नहीं दी हैं, भावुक भाषण देना और भावनाओं के तंतुओं को छूना, ये नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी भाजपा अच्छे से जानती है। खासतौर पर प्रधानमंत्री जब वाराणसी जाते हैं तो वहां के हो जाते हैं, सूरत बड़ौदा में भाषण देते हैं तो वहां के हो जाते हैं, सेना के, तो वो एक भावुक वहां के लम्हे को छूना, वहां के जो भावनाएं उस वक्त हैं उसको छूना, ये एक रणनीति का हिस्सा होता है चुनावी। और वही प्रयास प्रियंका गांधी ने किया, वही रणनीति भी अपनाई कि चाहे प्रचार खत्म हो गया, वो उस राज्य में खत्म हुआ, उस राज्य के बाहर से प्रचार करना, जो सुमित जी कह भी रहे थे, अच्छे से इंगित किया। और इंदिरा गांधी से सहजतापूर्वक खुद की तुलना करना, यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि इंदिरा गांधी को लेकर आज भी वहां के जो पुराने लोग हैं और उसकी अगली पीढ़ी में वो भावनाएं हस्तांतरित भी हुई हैं, वो भावनाएं कायम हैं। कितना भुना पाएंगे नहीं पता, लेकिन इसी से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण पक्ष ये भी है कि कर्नाटक पढ़े लिखे समझदार लोगों का और शहरी लोगों का वर्चस्व वाला पूरा राज्य है, और वहाँ शहरी और गांव के बीच में जो डिवाइड है वो भी एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है चुनावों में। तो ये भावुक अपील वो नए जो वोटर हैं उनको कितनी प्रभावित करेगी नहीं कहा जा सकता, लेकिन रणनीति ठीक है कांग्रेस की। इस रणनीति पर चलकर वो कितना कामयाब होंगे ये तो आपको और हम इसका आकलन करने ही वाले हैं। मुझे याद है कि अशोक वानखेड़े साहब जब सुमित जी के कार्यक्रम में अपनी बात रख रहे थे तो उन्होंने कहा था 33% से ज्यादा जो मतदाता है युवा वर्ग, और बेरोजगारी जो एक बहुत बड़ी चुनौती है, वो उसको कैसे एड्रेस किया जाता है। तो ये जो डिलीवरी बॉय के साथ घूमते दिखाई दिए राहुल गांधी, ये यूं ही नहीं था। इसके पीछे भी एक एनालिसिस ये आई कि बड़ी तादाद ने बेंगलुरु, आपने जैसा कहा 33 से 35 सीटों को प्रभावित करने वाला क्षेत्र, यहाँ पर बहुत सारे लोकल युवा हैं जो ये गिग वर्कर्स के तौर पर या डिलीवरी बॉयज के तौर पर काम करते हैं, इसीलिए बहुत स्ट्रैटेजिकली उनके साथ में राहुल गांधी घूमते दिखाई दिए। अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपसे करना चाहता हूँ सुमित जी, कि आप क्योंकि कई चुनाव कवर करते रहे हैं और चुनावी राजनीति को बहुत करीब से जानते हैं, ये बताएं कि कल का वोटिंग परसेंटेज कितना अहम रहने वाला है, और वोटिंग परसेंटेज अच्छा हुआ तो किसके पक्ष में और कमजोर हुआ तो किसके खिलाफ?
देखिए जो कंजर्वेटिव स्टाइल है सोचने का, वो तो यही होता था कि ज़्यादा अगर वोट पड़ रहा है, पिछली बार से अगर ज़्यादा वोट परसेंटेज हो जा रहा है, इसका मतलब एंटी इनकम्बेंसी है और जो रूलिंग सरकार के खिलाफ मैंडेट हो रहा है। पर हाल के दिनों में हमने देखा है प्रवीण की ये फिलॉसफी भी पलट गई है। इनकम्बेंट सरकारें रही हैं और वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ा है। डिपेंड करता है कि किस इलाके के लोग आके वोट कर रहे हैं, किस इलाके में किसका प्रभाव है। गुजरात बड़ा उदाहरण है। बिल्कुल, इसीलिए अब गुजरात में वोट परसेंटेज बढ़ा, गुजरात में सीटें बढ़ी और देख लिया अब क्या कहाँ से कहाँ पहुँच गई भाजपा, ऐतिहासिक जीत हुई। तो ये अभी से गैस करना बहुत मुश्किल है। इस पर हम चर्चा नहीं करें, गैस वर्क नहीं करें तो बेहतर होगा। लेकिन एक दो चीज़ें प्रवीण मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ। अब जो बात मैं कह रहा था, कांग्रेस पार्टी ने अपनी रणनीति बदली है। कोई तो ऐसा आदमी उनको मिल गया है उनके थिंक टैंक में जो उनको बीजेपी से आगे सोचने की तरीके समझा रहा है। उदाहरण के साथ बताता हूँ, प्रधानमंत्री की ये खासियत है, जब जब उनको ऊपर आलोचना की गई, गालियाँ की दी गई, अपशब्द बोले गए, वो और उनकी पूरी पार्टी इनकैश करती है। इस बार भी यही हुआ। जब खड़गे साहब के मुंह से निकला सांप का शब्द, उन्होंने रैली में बोल दिया कि भाई मुझे सांप कह रहे हैं, मैं जहरीला हूँ। ऐसे ही उनके बेटे ने उनको कहा नालायक, उसको बुलाने की कोशिश की गई। लेकिन आप याद करिए, जब प्रधानमंत्री ने पहली बार रैली की और उन्होंने अपनी गाली को कहा कि मुझे 91 मरतबा गाली दी गई हैं, तो प्रियंका गांधी ने जवाब दिया। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक कांग्रेस पार्टी के पास बीजेपी के इस हमले का कोई जवाब नहीं था। पहली बार इतने चुनावों में, मैं 14 से लेकर 23 तक की बात कर रहा हूँ, 9 सालों में बहुत से चुनाव हुए या बीजेपी कांग्रेस आमने सामने हुए, पहली बार कांग्रेस पार्टी ने जवाब दिया कि गजब प्रधानमंत्री है, अपना दुखड़ा लेके बैठ जाते हैं कि मुझे गाली दे रहे हैं। अरे जनता के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, जो जनता परेशान है। ये कांग्रेस पार्टी को 9 साल लगे सोचने में। तो कोई, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कोई एक ऐसा आदमी कांग्रेस पार्टी में आ गया है जो कांग्रेस बीजेपी को फॉलो करने का मजबूर कर रहा है। जैसे प्रियंका गांधी की चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद रैली प्लान कर देना तेलंगाना में, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था, हो सकता है औरों को भी आइडिया ना रहा हो, और वहाँ जाके सोनिया अम्मा का नारा दोहरा देना। जब प्रधानमंत्री के रोड शो चल रहे हैं बेंगलोर जैसे शहर में, आपने बहुत अच्छी बात की, उस वक्त राहुल गांधी का पर्सनल इंटरेक्शन चलना। रोड शो में नेता दूर खड़ा होता है, भीड़ दिखती है कैमरे पे, और आप फूल माला लेते हैं और फूल माला फेंकते हैं। एक वो तस्वीर है। दूसरी तस्वीर वो कि आप उसके साथ बाइक पे बैठ के जा रहे हैं, आप उनके साथ बैठ के चाय पी रहे हैं, आप उनके साथ बस में ट्रैवल कर रहे हैं। कौन सी चीज ज्यादा इंटीमेट लगेगी लोगों को? प्रियंका ने खुद बताया अगली रैली में कि देखिए प्रधानमंत्री जो है वो लोगों को दौड़ाते हैं और खुद बड़ी गाड़ियों में रहते हैं, और वो इशारा यही था कि राहुल गांधी जो है, प्रियंका ने मेरे ख्याल से सेल्फ गोल किया प्रियंका को, वो ये कह के वो खुद भी तो रोड शो करती हैं। ये आदमी, ये कैसे हो सकता है कि आप रोड शो करें अच्छा, वो रोड शो करें तो खराब। लेकिन मेरा कहना है कि 2 तस्वीरें एक साथ एक ही वक्त में बेंगलोर में हो रहा था, तो कौन सी चीजें अपील करेंगी ये वोटर तय करेगा। मैं उसमें जज करने वाला कोई नहीं हूं। लेकिन कुल मिलाकर पहली बार मुझे ऐसा लगा कि कांग्रेस पार्टी ने इस चुनावों में लीड ली कैंपेन के दौरान। मैं थोड़ा दर्शकों को बता दूं, क्योंकि आपने जो विषय छेड़ा उस पर हमने एक स्पेशल रिपोर्ट भी बनाई है। सुनील कानूगोलू एक नाम है, प्रशांत किशोर के सहयोगी थे और उनकी टीम के सबसे अहम सदस्य थे। उस समय नंबर 2 माने जाते थे, लेकिन बाद में फिर इंडिपेंडेंट होकर अपना काम करने लगे। आजकल कांग्रेस की रणनीति वो बना रहे हैं। ये रिपोर्ट हमने आपको बताई थी कि भारत जोड़ो यात्रा की प्लानिंग की, मध्य प्रदेश और कर्नाटक की जिम्मेदारियां उनको दी गई थी। तो बहुत मुमकिन है जो आप प्रश्न कर रहे हैं कि हो सकता है इस तरह। हालांकि मैं ये दावे से नहीं कह सकता कि पूरी की पूरी रणनीति उनकी तरफ से आ रही है। एक से एक नेता हैं कांग्रेस में भी, कमलनाथ हैं, भूपेश बघेल हैं, अशोक गहलोत। हालांकि अशोक गहलोत तो सचिन पायलट अपने में उलझे हुए हैं। हाँ, वो काफी तेजी से ग्रो किया है। कांग्रेस पार्टी के जो सोशल मीडिया के इंचार्ज हैं, जो भी हैं, चाहे खेड़ा साहब हैं या सुप्रिया श्रीनेत वगैरह हैं, आप देखिए पीएम की रैलीज के वो विजुअल निकालना जहां पे भीड़ ना दिख रही हो, वो फ्रेम ढूंढ के ले आना और कहना कि पीएम का रोड शो खाली है। अमित शाह की बाइट को निकाल के कल डाल दिया। ये सब काम बीजेपी करती थी, ये सब काम अमित मालवीय की टीम करती थी। इस बार कांग्रेस पार्टी ने किया और बीजेपी ने उस पर सफाइयां दी। चलिए, एक जयदीप जी आपकी टिप्पणी इस पर चाहूंगा। क्या कांग्रेस बदल गई है, और बदलने का मतलब क्या पहले से बेहतर दिखाई पड़ती है? देखिए, कांग्रेस के पास बदलने के अलावा चारा भी क्या है, मैं तो इसका जवाब इससे दूंगा। कांग्रेस के पास अभी खोने के लिए कुछ नहीं है और पाने के लिए पूरी दुनिया है। जहां पर कांग्रेस अभी खड़ी है वो वहां से और पीछे तो जा नहीं सकती। कांग्रेस ने बदलने की कोशिश की है, अपने प्रचार तंत्र को मजबूत करने की कोशिश की है। कांग्रेस के अंदरूनी जो, जैसे हम बात ही कर रहे थे अभी अशोक गहलोत सचिन पायलट वाली, इस अंदरूनी कलह से निपटना एक बड़ी चुनौती तो है ही, लेकिन फिर भी बाहर खुद को संगठित करना होगा। मुझे कर्नाटक में अच्छी बात यह लगी कि सोनिया गांधी भी चाहे आखिरी वक्त में ही आई, राहुल गांधी ने भी प्रचार किया, प्रियंका गांधी ने भी प्रचार किया। और कांग्रेस को चाहे भाजपा से ही सीख के सही, अपने बड़े नेताओं को सही समय पर सही तरीके से उपयोग करना सीखना होगा।
क्या भाजपा के बीच में आपस में अंतर्कलह नहीं है? क्या राजनेताओं के बीच में अहम का टकराव नहीं है? लेकिन फिर भी जब चुनाव है तो राजनाथ सिंह भी वहां प्रचार करने गए हैं, योगी आदित्यनाथ भी गए हैं, अमित शाह खुद लगे हुए हैं, जेपी नड्डा तो है ही वहां पर मौजूद। तो संगठन का मतलब ये होता है कि संगठित होकर आप, तो कांग्रेस संगठन केवल गांधी परिवार तक सीमित न रहकर संगठन की शक्ति के रूप में अगर आता है तो नेताओं की कमी वहां भी नहीं है, बहुत सारे छोड़ के भी चले गए। लेकिन शायद कर्नाटक से ही सही अगर वो बेहतर कर पाते हैं, ये जो भी रणनीति कर्नाटक की हम जितनी बात कर रहे हैं आप में और सुमित जी अभी तक, और हमने पिछले शोज में भी बात की है, और क्या भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो एक बड़ी जीत की दरकार कांग्रेस को थी, क्या वो यहां से निकलेगी? क्योंकि गुजरात में तो नहीं हो पाया, गुजरात में तो एकदम ही पलट गया और गुजरात को लेकर उन्होंने प्रचार भी नहीं किया था। हिमाचल जरूर एक जीत। तो क्या कर्नाटक के रास्ते वो नई पार्टी गढ़ने का जो प्रयत्न लगातार कांग्रेस में चल रहा है वो निकल पाएगा रास्ता? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आप जो पूछ रहे हैं कि क्या कांग्रेस बदल रही है, हाँ बदल भी रही है, पर बदलने की गति बहुत धीमी है। मैं कहूंगा जितनी तेजी से बदलाव भाजपा के अंदर होते हैं, नई चीजों को जितनी तेजी से अडॉप्ट करते हैं, उतनी तेजी से कांग्रेस नहीं कर पाती। उसके अंदर अंतर विरोधों का फ्रिक्शन जो है, घर्षण जो है, वो इतना तेज है कि वो उन बदलावों तक उतनी तेजी से नहीं पहुंचने देता। कर्नाटक में भी जो हुआ है धीमे हुआ है। जैसा कि मैं कह रहा था कि हवा पक्ष में है, वोटर पक्ष में है, लोग बात कर रहे 150, लेकिन कांग्रेस की खुद की तरफ से उतना एग्रेशन नहीं दिखा। तो मुझे लगता है कि इस बदलाव की गति को कांग्रेस को तेज करना होगा अगर बेहतर परिणाम चाहिए तो। दूसरा यह भी है कि कांग्रेस के पास अभी बदलाव के अलावा कोई विकल्प भी नहीं है। उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले, उजाला कर चले।